नहीं दिख रहा है, क्या चाहिए? काट तो यार, काट। हेलो माय डियर, आई एम स्टैंडिंग हियर बट यू आर वाचिंग देयर। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास थोड़ा फनी अंदाज में। आज बहुत ही जबरदस्त इतिहास का लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट दिन है, और ये सेकंड चैप्टर का आपको 3 गो शैली बताएंगे। 3 गो में से 1 गो जो आपको आता है, मथुरा कला शैली, गंधार कला शैली और अमरावती कला शैली। आइए तो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपको चाहिए कि इस क्लास का पूरा वीडियो देखें तो पहले वाला क्लास में जाकर देख दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये जो क्लास है मेरा क्लास का रिकॉर्डेड है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर के आपको पढ़ा रहे। देखिए पहले हम गंधार कला शैली पढ़ेंगे। गंधार कला शैली की बात करेंगे तो यहाँ पर कुषाण काल में विकसित हुआ था। कौन काल में? कुषाण। गंधार कला शैली को कल बताए थे ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी शैली कहते हैं। तीनों का तीनों याद रहेगा, है ना। एक उत्तर पश्चिम सीमा के क्षेत्र में जो है स्थित गंधार क्षेत्र था, वहीं पर है। गंधार कला शैली में निसंदेह यूनानी, रोमन और हेलेनिक के कलाओं का प्रभाव था। ये तीनों पूछता है। देखो यहाँ पर जो भी मूर्तियां बनी उसमें अधिकांश जो है मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी प्रभाव मिला है। यानी जो गंधार कला शैली पूछेगा अब ये देखना, तो स्वदेशी और विदेशी दोनों का प्रभाव है। कौन शैली में? गंधार। मतलब अपना देश के या विदेश के दोनों के जवन मेंटलिटी बा, दिमाग बा, दोनों के जवन क्या है, दोनों का जो सोच है, दोनों का तरीका है, दोनों के जो स्टाइल है, दोनों को मिक्स किया गया। बात बुझा गया? कौन कला शैली में भारत की शैली, विदेश की शैली, दोनों शैली को क्या किया गया? मिक्स किया गया। इसमें जो समझ रहा ना, भारत में एक चीज और इसमें हम कल छोड़ दिए थे, वो है गंधार कला शैली के अंतर्गत ये वाला बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया, इतना सुंदर बनाने का कोशिश किया गया कि वे यूनानियों के सौंदर्य के देवता अपोलो के जैसा दिखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि किस कला शैली में बुद्ध की मूर्ति को इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया कि जो गौतम बुद्ध है वो यूनानियों के सौंदर्य के देवता, सौंदर्य मतलब स्मार्टनेस की देवता, आने किसके? अपोलो के जैसा दिखते हैं। कौन कला शैली में? याद रखिएगा, ये जो टॉपिक लिखा है इस टॉपिक को लिखना है, ज्यादातर इंपोर्टेंट है, समझ रहा ना। नेक्स्ट देखिएगा, वे यूनानियों के सौंदर्य की देवता अपोलो जैसा। वस्तुतः गंधार कला के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों तत्वों की बहुसंख्या मूर्ति मिली है, जो कल बताए थे कि अब देखो दूसरा नंबर बताएंगे। ये नहीं पढ़ाए थे कल, ये नहीं पढ़ाना। एक बाद मथुरा, मथुरा समझ रहे हो, भगवान कृष्ण का समझ रहा ना, संबंध है मथुरा से। वही मथुरा के बारे में बात करें, कोई और मथुरा नहीं। ये मथुरा जो है कुषाण जो शासक था, कुषाण शासक कनिष्क था ना, हो प्रतापी शासक था। कनिष्क, हुविसक और वासुदेव के काल में मथुरा कला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ। मतलब हुआ कनिष्क, हुविसक और वासुदेव तीनों के समय में मथुरा कला शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ, है ना। यानी लिखा इस काल में मथुरा कला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ। सर्वोत्कृष्ट, सर्व प्लस उत्कृष्ट, सर्व मतलब सबसे ज्यादा, उत्कृष्ट मतलब बढ़िया, यानी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। कौन कला शैली में? मथुरा कला शैली में। कोई दिक्कत है? मथुरा शैली का आरंभ के किया था ए एल कवन वासम के अनुसार बताते हैं। ए एल वासम कवन है? ये एक इतिहासकार है। कवन है? इतिहासकार। वे बताते हैं बबी कि संभवतः ईसा पूर्व के पहला शताब्दी के, कौन? पहला सेंचुरी, पहला शताब्दी के अंत में इसका विकास हुआ। यद्यपि कुछ विद्वान इसकी तिथि और बाद में बताते हैं, कुछ लोग कहते नहीं इसका बाद में हुआ, है ना। ईसा की पहली सदी से प्रगति करती हुई इस शैली ने आगे अपने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्ति कला की शैली में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। जो हम लोग उत्तर भारत में है ना, मथुरा उत्तरी भारत में ना, तो सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन प्राप्त किया? उत्तर। देखो इतना जो टॉपिक लिखा है समझाने का कोशिश किया है, इसका मतलब हुआ कि लगभग पहला शताब्दी में ईसा पूर्व में डेवलप हुआ, और इसके बाद में ये क्या हुआ कि उत्तर भारत की पहला मतलब मूर्ति है जो जबरदस्त तरीका से मतलब मूर्ति बनाने का स्टाइल है, कला है, जो सबसे बढ़िया से क्या हुआ? डेवलप हुआ। ठीक है। कह रहा है कि गुप्त काल में, कौन काल में? गुप्ता डायनेस्टी है, जो गुप्त काल पढ़ा चुके हैं।
गुप्त काल में विकसित श्रेष्ठ मूर्ति कला को वस्तुतः मथुरा कला शैली का ही विकसित स्वरूप माना जाता है। यानी गुप्ता डायनेस्टी में देखिएगा जबरदस्त जबरदस्त मूर्तियां मिली, तो जबरदस्त जबरदस्त जो गुप्ता डायनेस्टी में यानी गुप्त काल में जो मूर्तियां मिली वो कौन शैली का था? अभी बहुत बच्चे के दिमाग में ये सर चल रहा होगा कि करियठा जो सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें जो मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली, ये सब क्या है? ये बाबू मूर्ति बनाने की स्टाइल है, कला है। बात बुझा गया कि एक कला में हेंगा बना, एक कला में हेंगा बना, बात बुझा गया ना? तो यही वाला। तो ये पूछेगा गुप्त काल में जो मूर्ति डेवलप हुई थी वो कौन मूर्ति थी? मथुरा की गांधार की अमरावती? मथुरा कला शैली, समझ रहा ना? इस कला शैली में जो उत्तर भारत की है इसमें लगभग भगवान बुद्ध की मूर्तियां ठीक ठाक बनाए गई जैसे होते हैं। देखो ये में अंतर पूछेगा, देखो यहाँ नीचे दिया है मथुरा और गांधार शैली में एक अंतर यह भी है कि मथुरा से कुछ ऐसी बोधि तत्व प्राप्त मिला है, मतलब बुद्ध की जो मूर्तियां मिली है जिस पर कनिष्क संभवतः 78 ईस्वी की प्रारंभिक तिथियों में लेख खुदे हैं। कनिष्क का वही ना काल था वो, तो 78 ईस्वी का लेख खुदे। इसके विपरीत मतलब उल्टा गांधार कला की मूर्ति में से एक पर भी कोई परिचित संभव नहीं है, मतलब कोई चीज लिखा हुआ नहीं है। और कुछ मूर्तियों पर जो तिथियां दी गई है वे पहली से तीसरी सदी की है। कहिया से? पहला से तीसरा सदी। अब बताओ बाबू जो पहला से तीसरा सदी कौन बतानी है? मथुरा कला शैली बताया है कि गांधार कला शैली बताया है? मथुरा कला शैली बताया है। अतः इस दृष्टि से मथुरा शैली बौद्ध प्रतिमाएं प्राचीनतम सिद्ध होती है। होगा कि नहीं? जो पहला तीसरा न सदी है एक 78 आएगा हो, तो यानी कहे के मतलब कि आपन जो उत्तर भारत के जो मूर्ति बनल वो पहले भाई, पहले मथुरा कला शैली आया, उसके बाद कौन शैली आया? गांधार कला शैली। बात बुझाया? पहले मथुरा कला शैली और मथुरा कला शैली के बाद कौन आया? गांधार कला शैली आया। बात समझ में आ गया? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहां से जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। जो ज्यादा इंपोर्टेंट बता रहा है इसको आप जब फेयर कीजिएगा, ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा। मथुरा कला शैली में निम्न मूर्तियों की विशेषता थी। पूछेगा मथुरा कला शैली में मूर्ति के विशेषता का। विशेषता नंबर 1, मथुरा के पड़ोस में आसपास में रूपवास और अन्य खानों में जो वहां की जगह है बढ़िया लाल बलुआ पत्थर बहुतायन में मिलता था। बहुतायन मतलब ज्यादा। बुझा गया? तो यानी बाबू बताओ तो जहां जौन पत्थर मिली वही पत्थर के न बनेगा मूर्ति हो। तो ये पूछेगा कि मथुरा कला शैली में जो मूर्ति बनी वो कौन सा पत्थर से बनी? लाल बलुआ पत्थर। कौन पत्थर? लाल बलुआ पत्थर। कौन पत्थर? लाल बलुआ पत्थर। समझ रहा ना? तो लाल बलुआ पत्थर मिला और मूर्तियां भी इसी पत्थर से निर्मित हुई, यानी इसी पत्थर से बना, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आज से 2-3 साल पहले के बोर्ड में पूछा था। मैं भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कोई दिक्कत है? बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरा देखो, इसमें मथुरा कला शैली में क्या दिखाया गया? बुद्ध की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसकी जो चेहरा है ना, दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया। सुनो दिव्य प्रकाश क्या होता है? भगवान गौतम बुद्ध की ऐसा मूर्ति है, मूर्ति देख ली। मूर्ति के पीछे देखिएगा चक्र होता है। चक्र नहीं होता पिछवा से, वहां से दिव्य प्रकाश दिखाया गया कि यहाँ से दिव्य क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। ऐसे मतलब कोशिश किया गया। समझ रहा ना? जैसे देखो उस लड़की जो है वो नाम उसका है कौन खातून थी? शबनम परवीन थी। तो शबनम जो सरस्वती जी का फोटो बनाई उसके पीछे जो है वो जो लगाई है, तो वहां से दिख रहा है कि नहीं वो कोई प्रकाश निकल रहा है। तो ऐसे आप हनुमान मंदिर जाते होंगे, यहाँ पर मारुति मानस मंदिर है, वहां पर पीछे देखिएगा जो दीवार पर ऐसे सूरज भगवान का ऐसे चक्र टाइप का बना होगा, वहां से लगता है कि दिव्य प्रकाश है। अब सूरज भगवान के देखिएगा जहाँ मूर्ति वगैरह होगा तो वहां के पीछे से क्या दिख रहा होगा? दिव्य प्रकाश दिख रहा होगा। ऐसे बनाने का मतलब कोशिश किया गया है गौतम बुद्ध की मूर्ति में। बात समझ रहा ना? ये कौना कला शैली में? मथुरा कला शैली में। ए वाला दोनों टॉपिक याद रखना है। टॉपिक यही है, दिमाग में बात याद रखिए। लाल बलुआ पत्थर का ज्यादा मात्रा में मिलता था, इसीलिए मथुरा कला शैली में मूर्ति बना कौना पत्थर से? महात्मा बुद्ध प्राय मुंडित। देखो इसमें चौथा नंबर टॉपिक है, दीदी देखा है ना, शीश दिखाल गल की का उनकर टकला कजे। अरे भाई सन्यासी रहेंगे तो टकले न रहेंगे हो। तो दिखाया गया कि इनकी मुंडित शीश समझ रहा है ना? मुड़ा हुआ
और इसके मुख पर मूछे भी, सन्यासी जब बाल नहीं खे तो फिर मुझ कैसे, मूछो गायब, समझ गए। मूर्तियों का एक कंधा खुला एक कंधा ढका, दिखाया गया कि एक कंधा पर इस तरीका का जो है ना, एक कंधा पर ऐसे जो है यहाँ से यहाँ तक जो है गमछी जो है ना, ये चौला सा पट्टी, तो ऐसे दिखाया गया कि एक कंधा पर ऐसे ढका हुआ, एक कंधा क्या हुआ है, खुला हुआ। समझ रहा कौन शैली में, मथुरा कला शैली। मथुरा शैली यथार्थ की अपेक्षा आदर्श, प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक भावना को ज्यादा, देखो एक मतलब समझिए, मतलब यथार्थ की अपेक्षा आदर्श यानी आइडियल, प्रतीकात्मक यानी एक प्रतीक के रूप में, नहीं भाई सन्यासी है तो सन्यासी जैसा दिखना चाहिए, और आध्यात्मिक भावना का प्रधान है। कौन भावना, आध्यात्मिक यानी अध्यात्म का। ठीक है, देखिएगा अब एक बाद में बाबू आएगा तीसरा शैली, अमरावती कला शैली। ये दोनों जाना से बढ़िया तीसरा शैली है, जबरदस्त है, बेस्ट है ना, क्या है, बेस्ट है, बेटर नहीं बेस्ट। सुनिएगा, कुषाण कालीन यानी कौन वंश में, कुषाण वंश में, मथुरा और गांधार शैली से पृथक, पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब अलग। रबू है ना, देखते हैं मथुरा शैली जो है और गांधार शैली से अलग तीसरा शैली रहेगा, जना का नाम क्या रहेगा, अमरावती कला शैली, है ना। जो पृथक अमरावती शैली का विकास हुआ, यह शैली द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब अभी, उत्तरार्ध मतलब बाद, उत्तरार्ध मतलब हेंगा कहम तो बाद, अहंग कहम तो पहले। ठीक है, तो यानी क्या है, यह शैली द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब बाद में, कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर विकसित हुआ। बोला पूछेगा अमरावती कला शैली कहाँ पर, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मुहाना, मुहाना समय तो जहाँ नदी जाकर मूर्ति है वहाँ मुहाना कहते हैं, वहीं पर विकसित हुआ। समझ गई ला, कहाँ पर, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मुहाना पर, बुझा गया। अमरावती शैली सुन लो, भरहुत में, गाया में और सांची के बाद में गुप्त और पल्लव काल को जोड़ने वाला क्या है, कड़ी है, यानी पल्लव वंश को भी जोड़ती है। इस कला की विशेषता याद रखिएगा, हमेशा ज्यादा पूछेगा, विशेषता है तो थोड़ा देर में हिसाब करते हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें बौद्ध प्रतिमा के साथ साथ स्त्री पुरुष की मूर्तियां की प्रधानता है। बौद्ध प्रतिमा समझ रहा ना, यानी भगवान बुद्ध के मूर्ति के साथ साथ स्त्री और पुरुष के भी मूर्ति बनाया गया। कौन शैली में, अमरावती कला शैली में, बुझा गया। यहाँ के कलाकारों का आदर्श था, मतलब कि कला को कला के लिए, यानी जो आर्ट है उस आर्ट को आर्ट के लिए बनाया जाए, जबरदस्त तरीका से बनाया जाए। ठीक है, और इसमें हाव भाव शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से मूर्तियां समकालीन सभी मूर्तियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। बुझा गए, अमरावती कला शैली जो है उसको श्रेष्ठ मानी जाती है। गंधार और कवन, बोलो, गंधार और मथुरा कला शैली से, समझ में आया, यानी सबसे बढ़िया यही वाला शैली है। ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया, इसमें स्त्री सौंदर्य भाव, स्त्री है तो स्त्री को सुंदर दिखाना है, मतलब बाल जो होना चाहिए लंबा लंबा, लंबी लंबी घूंघट का तो गाना ना होला, एगो दूगो है ना गिरल रहेगा चाहिए, लड़की सुंदर दिखना चाहिए, है ना, जो मतलब सुंदरता के जो प्रतीक दिखाया गया स्त्रियों को। ठीक है, तो वो है। इसके बाद मूर्तियों को वैराग और भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया। इसमें बुद्ध है, वैराग्य की भावना को दर्शाया गया कि नहीं बुद्ध है तो बैठे तपस्या पर, तो ऐसे उनका आंख है नीचे की ध्यान लगाए, वैराग्य की भावना हो गया। समझ रहे जो सन्यासी है तो सन्यासी को सन्यासी जैसे दिखाना है, समझ रहे ना, तो वैराग्य की भावना को दर्शाया गया। इस शैली में एक और प्रमुख विशेषता है, ये पूछेगा, ये ताजमहल कौन सा पत्थर से बना है, सफेद संगमरमर है ना, तो इसमें भी बाबू सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। कौन शैली में, अमरावती कला शैली में सफेद संगमरमर लगल, यही मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर, बात बुझा गए, लाल बलुआ पत्थर, समझ रहे। अमरावती कला की पशुओं और पुष्पों का, देखो ये में पशु, पशु मतलब जानवर, पुष्प यानी फूलों का अभूतपूर्व चयन किया गया, जबरदस्त तरीका से चयन करके यानी पशु और फूल को भी क्या किया गया, बनाया गया। इस शैली की एक अपनी विशेषता है कि यह शैली अपने देश की मिट्टी से उत्पन्न हुई, मतलब अपन भारत से उत्पन्न हुई और वर्धित हुई, मतलब डेवलपमेंट हुई, और कलाकारों ने समाज तथा धर्म से भी प्रेरणा लिया।
कि हमारा धर्म क्या है, हमारा समाज क्या है। तो धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से ये क्या किया, मूर्तियां बनाया। कोई दिक्कत है? यही तक पूछेगा। अब आता है गुप्त साम्राज्य, जो कि हमने पहले बताया था। गुप्त साम्राज्य बताया था, गुप्ता डायनेस्टी। तो देखो, इतिहास को जानने का स्रोत जो है वो है अभिलेख के गुप्तकालीन इतिहास के निर्माण से पता चलता है, ये जो बता चुके हैं। इसमें हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति मस्ट भी आई है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति समुद्र गुप्तकालीन इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, जो कि नोट्स में ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है और इसके बाद लाइन में दिया गया है कि हरिसेन का कौन अभिलेख, बोलो, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो समुद्र कालीन यानी समुद्र काल के समय का, समुद्रगुप्त था ना हो, तो वही समुद्रगुप्त के समय का इतिहास का विस्तार से प्रकाश डाला गया है। स्कंद गुप्त आएगा ना गुप्त वंश में, स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख से स्कंद गुप्त द्वारा हुर्नों का पराजय यानी हुर्नों को कैसे हराया था, है ना, उसका पता चलता है। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के कौन अभिलेख, ये बहुत भी आई है भानुगुप्त वाला। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के कवन, एरन, एरन जो सागर में पड़ता है। सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे बाबू वही सागर था मध्य प्रदेश में, जहां पर आपको जो है सागर में जो है आंदोलन हुआ। कौन हुआ, आंदोलन हुआ, रतौना आंदोलन एगो होगा, है ना। वहां पर अंग्रेजवा को ले जाया जाएगा, गाय थी बैठा करके काची में, नाव में, और कहा जाएगा चलो तुमको समुद्र पार कर देते हैं, सबको काची मार दिया जाएगा, खत्म, है ना। यही आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, वही सागर से मध्य प्रदेश में सागर पड़ता है, वही जो है भानुगुप्त का। अब ये सब जो बता रहा है वो ध्यान रखिएगा, जब फेयर कीजिएगा तो इसको हाईलाइट करके लिख देना है। भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, यानी यही भानुगुप्त के अभिलेख में वही लिखा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां यहाँ पुरुष को मरने के बाद स्त्री को उसी चीता पर जिंदा जला दिया जाता है, जिसका नाम सती प्रथा है। होता था कि नहीं? तो इसी के अभिलेख में मिलता है, वो लिखवाया है खुद अपने भारत में। ऐसा मतलब सिस्टम था कि पति मर गया तो पत्नी का जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसी चिता पर उसको जला दिया जाएगा। लेकिन अगर ससुरा पत्नी अगर मर गई ना, तो ससुरा पति को नहीं जलाया जाएगा, वो दूसर ब्याह करेगा। हाँ, लड़की मर गई कोई बात नहीं है, लड़की मर गई, उसकी पत्नी मर गई, दूसर ब्याह करेगा। अरे भाई, जब साथ मरेंगे साथ जिएंगे का जब क्रिया खाए हैं, तो लगाए हैं जब, तो भाई दोनों के लिए समान न्याय होना चाहिए। लेकिन बताओ यह न्याय है कि ना हो, है कि नहीं? तब ऐसा होता था, ये सती प्रथा था। ओकरा खाती का हो, हमने रहती से तो न्याय करती, सब पति प्रथा भी होना चाहिए। सती प्रथा है तो मैं पति प्रथा, पत्नी प्रथा कहा। हाँ, जब पत्नी मरी तब वही चिता पर पति को भी जलाओ, तब पता चलेगा कौना जौ के हो रहा होता है। समझ रहा ना? सोचो बाबू, तनी मनी कहीं हाथ पैर जल जाता है, खाना वाना पकाते हैं चाहे कुछ होता है, कितना दर्द होता है। उसके बारे में इमेजिन करो, कल्पना करो कि जिस स्त्री को जिंदा जलाया जाता होगा हाथ पैर बांध के, जब उस चीता में आग लगता होगा तो सोचो, रूह कांप जाएगा सोचकर कि उस औरत को ऊपर क्या बीतता होगा जब वो जिंदा जलती होगी। तो समझ रहे हो ना, कैसा मतलब लोगों का सोच था, कितना घटिया सोच था, कैसे मतलब लोग मतलब करता था काम। सोचो, सबा मतलब ना इंसानियत यार मर गया था। लोग कहता है ना कि पहले के जमाना बड़ा बढ़िया रहे, अभी के जमाना खूब बढ़िया है, घेवड़ा है। पहले के जमाना खुद खत्म था, महिलाओं का कोई सामान नहीं था यार। आप लोगों को देखने में सुनने में लड़का सब ठीक लग रहा है बुआ, ऐसा होना चाहिए क्या महिलाओं के साथ? नहीं होना चाहिए जो कि ऐसा हुआ था। समझ रहा, जो कि जिंदे जला देना। अरे भाई को मुंह आके जलाई तो वही अलग बात रहा, है ना। लेकिन वो तरफ तरफ का मरती होगी उस चीता पर। तो यही कहाँ मिलेला हो, भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय यानी अभिलेख में लिखा हुआ प्रमाण है। कहाँ मिलता है? यही सागर में, है ना। ये तो सुविख्यात अभिलेखीय डीसी भारकर का है, चीज छोड़ देना। रामगुप्त सागर मध्य प्रदेश के एरन में, सिक्कों में रामगुप्त को ऐतिहासिक सिद्ध होता है। ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ध्रुव देवी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बताना है, साइंस और टेक्नोलॉजी जो नोट्स में दिया हुआ था, फिर इसके बुक के माध्यम से थोड़ा देखो। गणित और विज्ञान के बारे में गुप्तकालीन
गणितज्ञ आर्यभट्ट। याद रखो, यहाँ से जबरदस्त फेयर करना। अपना बिहार की बात है, अपने भारत की देखो, आर्यभट्ट 476, कितना 476 से 550 ईस्वी तक उनका कार्यकाल है। तो यही जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट का नाम सुना है ना, पाटलिपुत्र पटना का रहने वाले। यही आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति से परिचित है। दशमलव पद्धति समय तो दशमलव पद्धति जाना में जीरो लगावल जा सके, क्या लगावल जा सके, जीरो। तो यही ये पटना के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी का है। सबसे पहले किसने बताया? पटना के रहने वाले आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी कैसन है, गोल है। बुझा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी क्या है, धुरी पर, ग्लोब उधर है ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रहों के कारण पृथ्वी और चंद्रमा की बदलती परिस्थिति है। ग्रहों के कारण क्या होता है? ग्रहों के कारण क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। जो ग्रह है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो भी है, तो इसके कारण चंद्रमा की बदलती परिस्थिति है, और यही चंद्रमा की परिस्थिति बदल रही है। इसी कारण से देखो, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बाबू बताया कि पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। क्या है? गोल है। देखिएगा, गोल है, पूरा गोल नहीं, गोल कहेंगे तो नारंगी की तरह गोल है, बॉल की तरह नहीं। किसके ऊपर से चिपटा हुआ है, नीचे से चिपटा हुआ है, बीच में इस तरीका का है ना। खटल का नहीं खाएगा, देखिए इस तरीका का है ना, ऊपर से नीचे से क्या है, चिपका है ना, चिपका हुआ। तो इस तरह उन्होंने पहली बार बताया, देखो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर है, नीचे वाला का हुआ धुरी। पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, घूर्णन करती है। ये घूर्णन गति है, जैसे नाच रही है ना, ऐसे नाचेगी ऐसे, तो इसको घूर्णन गति कहेंगे। इसी के कारण से दिन और क्या होता है, रात होता है। समझ रहा ना, दैनिक गति समझ रहा ना, जिसको दैनिक गति बोलेंगे, तो इसे दिन और रात होता है। ठीक है, ये बताया गया। ये बताया आर्यभट्ट ने। किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। हाँ, इसे लेंगे। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा की बदलती परिस्थिति है। आर्यभट्ट ने हाई वाला जो लिखा है ना, आर्यभट्टियन, क्या लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए कहाँ गया, देखो आर्यभट्टियम लिखा हुआ है ना, आर्यभट्टियम जो है, इसके बारे में सुनिएगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा, जो कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। कौन? आर्यभट्टियन। इसने पूरे मतलब बताया पृथ्वी के बारे में। उन्होंने क्षेत्र मिति, देखो काची काची बताया, ये आता है ऑब्जेक्टिव में। आज जो मेंसुरेशन क्षेत्र मिति पढ़ते हैं ना मैथ में, तो क्षेत्र मिति, ज्यामिति, कंस्ट्रक्शन वगैरह जिन्हें नहीं बताते हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, जो भी है ना, त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, जो नहीं पढ़ते हो, इसका ये जन्मदाता माने जाते हैं। बुझा गया? के है जन्मदाता? क्षेत्र मिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, इसी के जन्मदाता कौन है? आर्यभट्ट है। इन्होंने मैथमेटिक्स के बाप कहा जाता है ना, पिता हो। ठीक है, इसके बाद बराहमिहिर, सुन लिया, बराहमिहिर भी गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री जो पृथ्वी के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में बताए, कौन थे? बराहमिहिर। एकदम इसको फेयर करके हाईलाइट कर लेना है। बराहमिहिर किसके? खगोल शास्त्री है। उन्होंने एक किताब की रचना किया, बराहमिहिर। इसका क्या नाम है? विरासनिंदा। बोलो बाहर, ए लड़का देखना रे भाई, बराहमिहिर की किताब का नाम क्या है? बृहद संहिता के लेखक कौन है? कौन? बराहमिहिर। बराहमिहिर ने कौन सा किताब लिखा? अब बराहमिहिर कौन थे, क्या थे? खगोल शास्त्री थे। बात समझ रहा ना? उन्होंने बताया, किन्होंने बताया? बराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है। आ गया कि नहीं याद है? क्योंकि चंद्रमा पुलिंग है, पुलिंग है ना, पहले ने बोला स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ लगाता है, लिखाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी का एकलौता मात्र क्या है? सैटेलाइट यानी उपग्रह है, जो ग्रहों ता तत्ल लदाए, जो ग्रहों ता तत्ल लदाए, तो तात आते हैं
उपग्रह कहते हैं, बुझाया? जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। आज जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसको ग्रह कहते हैं। तब के बताया हो? सबसे पहले के बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है? आर्यभट्ट। लोग विभाग से हुआ ब्राह्मीण। कौन? ब्राह्मीण। समझ रहा ना? आर्यभट्ट तो बताया कि पृथ्वी लंबा है। अच्छा सॉरी, हाँ गोल है, गोल गलती से। ब्राह्मीण मगध निवासी थे। पूछेगा ब्राह्मीण कहाँ के रहने वाले थे? मगध के। आर्यभट्ट कहाँ के? पटना के। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की बात कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय राजा विक्रमादित्य का नाम सुना है ना, वही मगा। इसके काल में धनवंतरी महान वैद्य थे जो बता चुके थे, बताए थे वेदवा के। धनवंतरी थे जो मेहरौली का लौह स्तंभ धातु कला विज्ञान की प्रगति का प्रमाण है। वहां पर लौह स्तंभ यानी लोहा का लोहा का स्तंभ है। यह 24 फुट ऊंचा है। पूछेगा कि मेहरौली का जो लोहा का स्तंभ है वो कई फीट ऊंचा है? जिसका घेरा कितना है? 16.4। घेरा समझ रहे ना? इसे बोल कितना इंच है? 16.4 इंच। इसका भार लगभग 6 टन है। कितना? 6 टन। समझ रहा ना? इसे भी आज तक इसमें बाबू जंग नहीं लगा है। सोच लो कैसन लोहा। हाँ मिक्स धातु। आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। जंग समझ रहे? मूर्छा आइले मूर्छा नहीं खेला, मूर्छा नहीं खेला। तो कहा जो तो धूप पानी सब न पड़ता है, बाहर न है। तब राजा किसान नगर है देखा गौतमीपुर सतकर्णी। कौन? सातवाहन वंश में देखिएगा मम्मी का नाम का ज्यादा उल्लेख है, क्योंकि जितना इसमें राजा महाराजा उसके नाम के पहले उसकी माँ का नाम है कि नहीं है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का मतलब हुआ सतकर्णी की माँ का नाम क्या था? गौतमी के कोख से जन्म लिया सतकर्णी, इसीलिए लगा है गौतमीपुत्र सतकर्णी। नासिक के जो नासिक में एक है गुहालेख की द्वितीय पंक्ति में लिखा है उसमें कि गोवर्धन गांव की भूमि के दान का उल्लेख है। गोवर्धन गांव जहाँ भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन नहीं है, वही उसके गांव का एगो भूमि का दान का उल्लेख है कि भूमि दिया गया था। यह दान सुन लो बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया था। किसको? बौद्ध भिक्षु को। ठीक है। दान की गई भूमि में राजा की सेना का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि जो राजा जो दान दे देता था ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, उसमें दान के लिए राजा पुनः दोबारा नहीं जाता था। कहता नहीं, जो दान दे दिए उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। देखिएगा आज पिता या चाचा अगर बेटी को जहाँ दान देते हैं वो लोग वहां के गांव के पानी तक नहीं पीते हैं। समझ रहा ना? नहीं पीता है लोग, है ना? गांव का पानी नहीं पीता है लोग। जाता है तो वहां नहीं कहता नहीं ये हम अपनी बेटी को इस फलवा मतलब गांव में दान दिए हैं, वहां विवाह कर दिया है, तो हम वहां का पानी नहीं पिएंगे। इसलिए कहता है लोग कि जहाँ दान दे दिए वो दान का दिया गया चीज पर कोई अधिकार नहीं होता, वहां पानी भी पीने का अधिकार नहीं पीता है। अभी के जमाने के बाद कहता नहीं यार, बारे लोग पिए खाते पिए थोड़ी, लेकिन बहुत लोग नहीं पीता। देखिए दान की गई भूमि में राजा की बाबू सेना नहीं जाता था, समझ रहा ना? और राजा की कोई भी अधिकारी वहां जीवन क्रम में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता था, क्योंकि वो जमीन दे दिया गया किसको? दान में। बात बुझा गया? ये चीज था नहीं। गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक गुहालेख की द्वितीय पंक्ति में लिखा गया गोवर्धन गांव की भूमि का चर्चा अब आएगा। राष्ट्रकूट कालीन मंदिर कला और स्थापत्य यहाँ पर आएगा। यही एलोरा का कैलाश मंदिर जो एगो पूरे पहाड़ को काट करके बना दिया गया काची मंदिर। 3 मंजिला मंदिर
है ना, जो कि एगो पहाड़ का बना हुआ है। सुनो, एलोरा के कैलाश मंदिर से ज्यादा क्वेश्चन बताओ माय डियर, लुक हियर। एलोरा का कैलाश मंदिर एलिफेंट्रा कचे एलिफेंट्रा की त्रिमूर्ति यानी 3 गो राष्ट्रकूट कालीन यानी राष्ट्रकूट के समय का कला और स्थापत्य का सबसे जबरदस्त देन है। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए पूरा वर्ल्ड में फेमस है, विश्वविख्यात है। क्यों, सुनिएगा। डॉक्टर BN स्मिथ ने मंदिर के बारे में लिखा है कि ठोस चट्टान से निकाली गई इस मंदिर की संरचना किससे निकाली गई? ठोस चट्टान से निकाली गई है। देखिएगा, ये मतलब है ठोस चट्टान से निकाली गई इस मंदिर की संरचना है ना, जो संरचना के बारे में निसंदेह बताता है कि भारत की सबसे आश्चर्यजनक, है ना, शिल्प कला की बेजोड़ क्या है, मिसाल है, यानी सबसे जबरदस्त बेजोड़ उदाहरण है, क्योंकि एक गो पत्थर से इतना बड़ा मूर्ति बना दिया गया, सॉरी मंदिर बना गया। यह गुहा कला का एक उदाहरण है। क्या है उदाहरण? अभी तक नीचे से पर्वत को गहराई से खोदते हुए खोखला कर, समझ रहे हो ना, खोखला करके गुहाएं बनाई जाती थी और इन्हीं में गुहा मंदिर बनते थे। पहले से नीचे से खोद करके खोखला कर दिया गया, गुहा बना दिया गया, गुफा टाइप का, और उसी में क्या बना दिया गया? मंदिर बना दिया गया। समझ रहा ना? और यहाँ पर कह रहा है कि परंतु कैलाशनाथ मंदिर में क्या चीज स्थापत्य की एक अलग शैली उपयोग में लाई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि इसमें कलाकारों ने पर्वत के ऊपर सिर से तराशना शुरू किया। तराशना समझते हो? पहले ऊपर मंदिर का शिखर होगा, ए लड़का सुन लिया, मंदिर का सबसे ऊपर क्या होगा? शिखर। ऊपर छेनी हथौड़ी लेकर चढ़ गए है, ऊपर तराश रहा है, ऊपर धीरे धीरे क्या कर रहा है? काट रहा है। ऊपर से काट कर सबसे पहले ऊपर मंदिर का क्या बना? गुंबज बना ऊपर वाला। धीरे धीरे वही काट करके ऊपर से, और इस तरीके का 3 मंजिला मंदिर बना दिया गया पर्वत को काट कर। समझ रहे हो ना? कहीं कोई ज्वाइंट फाइंट कुछ नहीं है, पहाड़े को काट के मंदिर बना दिया गया, उसी को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। सोचो कितना जबरदस्त उदाहरण है। समझ रहा ना? एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा में, ठीक है। हाँ, और इसी विधि से चट्टान के ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए ऊपर से नीचे तक मंदिर को सभी अंग निर्मित किए गए। बुझाया ना? सब अंग बनाया गया मंदिर का, सब पिलर से लेकर सब चीज बनाया गया। कहीं पर है? हाँ यार, गजब है, पूरे विश्व फेमस है, सब लोग जाता है ना? सुन लो, एक पूछता है कि मंदिर किसने बनवाया। देखो, यह मंदिर का निर्माण बार बार आता है। ये राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव राय प्रथम या कृष्ण प्रथम लिखेगा, कृष्णदेव राय प्रथम या कृष्ण प्रथम ने 756 से लेकर के 773 ईस्वी पूर्व में अत्यधिक धन खर्चा करके बनवाए थे। भले ये कहता है हम BPSC में ईस्वी में है, बुआ सीधा चल रहा है ना, 756 से 700 क्या है? 73 है, तो सीधा ना है, ईस्वी है। समझ रहा ना? कृष्णदेव राय प्रथम ने बनवाया था, है ना? ये देखिए, कुछ हम BPSC में पढ़े हुए हैं, जानते हो, बहुत सारे लेबर थे, वो बंदित लोग थे। बंदी समझ रहा ना? तो कहा कि आखिर बंदी को हम बैठा के खिला रहे, काम करो, चलो सब पत्थर तुरो काटो। तो उसमें क्या किया? ले गया और ले जाकर एक मंदिर बनवा दिया। फ्री के लेबर मिला, समझ रहा ना? सची फ्री के मिला, तो एक बाद क्या हुआ? चल भाई, ऐसे बैठने से उसको भी लगेगा कि नहीं हम कोई काम कर रहा है। एक बाद में बस क्या किया है? धीरे धीरे मंदिरें बनवा दिया। चल भाई, बैठने से क्या फायदा है? समझ रहा ना? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, सुन भाई, इन्होंने अत्यधिक धन खर्च के कराया था। यह मंदिर एक ही चट्टान से, कथी से? एक ही चट्टान को ऊपरी वर्णित प्रकार से, मतलब ऊपर से वर्णित करके, ऊपर से काट करके तराश कर बनाया गया। तराशना समझ रही हो ना? छेनी हथौड़ी से धीरे धीरे काट कर छोटा छोटा मतलब तराश कर बनाया गया। आप तुम लोग गया था वो क्या बोलते हैं, अयोध्या राम मंदिर, तो देख रहा था ना उसमें कैसे कैसे मतलब पत्थरवा पहले सेट कर दिया गया था। आज छेनी हथौड़ी से नहीं तराश रहा था, तो वही उसी को तराशना कहते हैं। अभी तो बनिए रहा, तब अभी बनिए रहा, समझ रहा ना? यही मतलब तराशना होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा काट काट के डिजाइन बनाना। समझ रहा ना? इसका विशाल प्रांगण जो है 275, सुन लो कितना बा, चारों ओर से जो नीचे वाला है ना प्रांगण है,
275 फुट का है। कितना? 275 फुट लंबा है। हर हाल में इसको लिख लेना एकदम। एलोरा का कैलाश मंदिर 154 फीट चौड़ा। चौड़ाई कितना है? लंबाई 275। और ऊंचाई की बात करेंगे तो यह छत पर मूर्तिकार की गई। मंदिर के ऊपर का विशाल शिखर 95 फुट ऊंचा है। सोच लो 95 फुट, 1 फुट इतना गौला, लगभग 95 फुट ऊंचा है। 3 मंजिला नहीं है, समझ रहा ना। तथा यह पिरामिडकार 4 तला है। पिरामिडकार यानी पिरामिड के जैसा। कैसा? पिरामिड के जैसा। कै तला है बाबू? 4 तला है। पिरामिडकार समझ रही हो सब? पिरामिड के आकार का। किसके आकार का? किसके आकार का? लौकी में ना कहा धिकार है। दिखा रहा है, रुक जा। पिरामिड के आकार का है, ऊपर पतला, नीचे समझ रहा ना। तो इस तरीके का पिरामिड का आकार का है, समझ रहा हो ना। ऐसे हम तुमको थोड़ा देर में बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये मंदिर हम आपको अभी दिखाएंगे, सुनिएगा। ए बाबू, देखो और इसके बारे में पहले जान लिया जाए। मंदिर का विमान एक समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। कौन? समानांतर चतुर्भुज बाबू ये वाला होता है, समान अंतर वाला। काचे? समान अंतर वाला। देखो समानांतर चतुर्भुज ये वाला है। देखो ये क्या है? समानांतर। आमने सामने की भुजा का हो, समान अंतर का हो, ये समानांतर चतुर्भुज है। क्या बनाएंगे ना हैंगा ऐसा समानांतर जेने से बनाओगे, हेंगा खींचेंगे, जो भी हेंगा खींचेंगे। देखो एक होता है जेंगा हेंगा करेंगे ना, हेंगा समान, जितना है का लंबाई उतना है करो, जितना है नहीं उतना हाई है। समझ रहा ना। तो यही समानांतर चतुर्भुज के जैसा है, ठीक है। आगे सुनिएगा। समानांतर चतुर्भुज देखो इसमें और बताया गया। कहाँ गई लो? मंदिर विमान के नीचे वाले भाग पर हाथी और शेरों की मूर्तियां उकेरी गई है। किसके? हाथी और शेर की मूर्ति। ये हाथी और शेर भी विमान को धारण करने का है ना आभास देते हैं। मंदिर के बीथियों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। वहां एक माइक होगा ले है ना। मंदिर की बीथियों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, इसमें गोवर्धन धारण किए। काचे ओ काउंटर में माइक होगा पुराने वाला ये किए गए। हाँ किए गए कृष्ण। सुनो इसके अंदर में क्या है? कृष्ण महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा, कैलाश और पर्वत को उठाए हुए रावण, है ना। सीता हरण काची है, सीता हरण जटायु से युद्ध जो राम जी किए हैं, वो राम जी किए थे ना, रावण ने किया है। हाँ एक मतलब देखा है सब रामायण। शिव के विभिन्न रूप, भगवान शिव के विभिन्न रूप वगैरह को यहाँ पर क्या किया गया है? भगवान शिव के विभिन्न रूप वगैरह को क्या किया गया है? रूप को यहाँ पर क्या किया गया है? दिखाया गया है। किसके रूप को? भगवान शिव के विभिन्न रूप को दिखाया गया है, ठीक है। आगे सुनिएगा। इस प्रकार के एलोरा का यह मंदिर विश्व स्तर पर क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय समझ रहा ना कि ये क्या है? कुछ अलग है, कुछ खास है। देखिएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या एलोरा का कैलाश मंदिर भेजा है क्या? भेज दिया। देखो यही एलोरा का कैलाश मंदिर है। देखो ध्यान से देखो, एलोरा का कैलाश मंदिर है बाबू। 1 2
3 देखो यहाँ पर है, एक ही पत्थर से बना है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? एक ही पत्थर से। अरे यार चारों से घूमने का, ऊपर चढ़ने का नहीं है। यहाँ हाथी घोड़ा देख रहे हो, यहाँ पर ये सब हाथी वगैरह है ना। एक कहीं से सुनो, एक कहीं से ये सब हाथी वगैरह नहीं लाई गई है, ये सब एक ही पत्थर से सब बनाया गया है। ये नहीं कि अलग से लाकर यहाँ रखा गया, नहीं, सब एक ही पत्थर से, एक ही चट्टान से बना हुआ है। इसके अंदर जाओगे तो अंदर में बहुत सारा जो है ना। यहाँ देखो, देख रहा हो ना ये मंदिर का, देख रहा हो, दिख रहा है सब ऐसे है। देखो देखो लोग यहाँ गया है, यही पर तलवा के बीच में निकाला। हाँ ना, वो अलग है, वो दूसरा जगह है, और घुस कर निकलने वाला वो पार्वती नीचे से वो दूसरा है। देखो यहाँ दूर से इसका दृश्य देखिए, ऐसा ही दिखेगा। देख रही हो भाभी, हमको तंदुरुस्त। हाँ देखो, ये वहां से नहीं दिखता है ना, दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर एक पिलर है, ये पिलर से लेकर जितना चीज टोटल बना हुआ है ना। हाँ तुम तीनों हो ना, देखो तुम्हारा यहाँ बाल बच्चा बैठा है सब टोटल घर का, वही वही ए तुम्हारा नाना है यहाँ पर, और नानी इसके पीछे है, छुप गई है ना। ये सब चीज है, दे रहा ना यहाँ पर। आप गई थी तबाही का फोटो है कि ना, सही बोले, वाह। तो देख बाबू, 1 2 3 3 मंजिला ऊपर तक ये सब एक ही पत्थर से बना हुआ, बात समझ रहा है ना। तो ये सब चीज है ना, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ एलोरा 1 मिनट रुक जाओ यार, ये हमारा तुम लोग के चक्कर में हमारा घन चक्कर निकल गया। कितना नंबर पेज था? आओ बाबू जल्दी आओ जल्दी। सुनिए, ये था ना, पेज नंबर कितना था? यही है एलोरा के मंदिर में रावण की खाई क्या चीज है? रामेश्वर है, दशावतार है, लंबेश्वर है, नीलकंठ आदि उल्लेखनीय है, सब लिखा गया है, सब बनाया गया है। कभी समय मिलेगा तो जाकर देख कर आना सब। दशावतार मंदिर में सुनो, दशावतार मंदिर विष्णु के 10 यही लड़की बदनाम के लिए भाई से भगवान सर के ले जाम तावरी बदनाम, ठीक है। देखो एकरा पीछे बाबू आप ही लोग खुद करतूत है। इसका निर्माण 8वीं सदी में, सुनो कौन किया था? 8वीं सदी में दंती दुर्ग के काल में हुआ था। एलिफेंट्रा की कुछ गुफाओं, ये भी लिख लीजिएगा नीचे, गुफाओं में भी अरे पटना चलने वाले हैं, टेंशन मत लो सब, अभी समय। तो एलोरा के कैलाश मंदिर देखे जी, बोलो पता चलेगा हम ना गए नहीं। इसमें त्रिमूर्ति में सुनो, इसमें त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्ति में शिव के 3 मुख दिखाए गए हैं। शिव के कई गो? 3 गो। अधिक जो फेमस है, प्रसिद्ध है, सुनो आगे इसमें काफी बता दिए। आगे क्या है? पाटलिपुत्र का महत्व। एक क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र के बारे में, कुछ भी लिख दो, पाटलिपुत्र का महत्व हो जाएगा। देखो पाटलिपुत्र का महत्व है कि हर्यक वंश के तीसरा शासक जिसका नाम क्या था? उदयन का बेटा अजातशत्रु का, उदयन का बेटा अजातशत्रु। हर्यक वंश का स्थापना किया बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु के बेटा उदयन। अजब हाल है। हर्यक वंश के तृतीय सम्राट उदयन है ना। यही आपको 460 से लेकर 444 बताए थे। गंगा सोन पुनपुन यानी गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया ना, जो कि राजगिरी के स्थान पर मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया ना, राजगिरी से लाया था। इसका नाम परिवर्तन करके पाटलिपुत्र रखा। क्या रखा? शिशुनाग आया इसके बाद आएगा ना शिशुनाग।
शिशुनाग ने पाटलिपुत्र की राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। राजधानी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। के ले गए? शिशुनाग। कहाँ ले गए? वैशाली। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। और उसका बेटा शिशुनाग का बेटा कालाशोक, करिया एकदम सांप जैसा दिखत रहे, ऐसे कालाशोक हमरा से करिया। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को फिर लेकर आया राजधानी। कहा कि नहीं, वैशाली ठीक नहीं है, पाटलिपुत्र ठीक है। ठीक है। और इस तरह पाटलिपुत्र एक प्रमुख नगर के रूप में विकसित होने लगा और नंद वंश के समय यह प्रमुख नगर बन गया था। बना था ना? कौन? पाटलिपुत्र, जिसमें मनीष वीडियो बनाया था। क्या बोलते हैं उसको? घनानंद वाला क्या था उसका? तक दिनक दिन दा नहीं था? तन बोल रहे थे मनीष एक बार। क्या बोलता है? बोलना एक बार, कौन से बोलता है? एगो इसका मित्र है, उसको बार बार ही बोलता है कि तुम वही है। क्या जी? घनानंद। ना नाम नहीं है ना। मौर्य वंश के समय ही यह राजधानी रही और उसके गौरव के आशातीत वृद्धि हुई। देखो, मौर्य वंश में आशा से ज्यादा वृद्धि हुआ। ज्यादा देखो, पीछे से लड़कियां 3 गो चीज मिलेवल कर रही है सब। अरे पूछिए, अभी मर गई कि जिंदा है? तो का है? रात में क्या हुआ पूछो तो। विदेशी यात्री मेगास्ली जहाँ था अपनी किताब इंडिका में इसके महत्व के बारे में बताया, जो हमने पढ़ा चुका है। पटना के महत्व के बारे में अगर 5 नंबर क्वेश्चन देंगे तो बनेगा नहीं बनेगा? तो सब देख लिया लो ना पढ़ा। संपूर्ण नगर लकड़ी का बना था। किसका? लड़की का। लड़की का कि लकड़ी का? रे ऊंची ऊंची दीवारें से गिरा हुआ था, जिसमें 64 गो द्वार थे। कै गो? पाटलिपुत्र में 64 गो द्वार थे। ये सब नहीं दिया था, याद रखिएगा। ये सब पाटलिपुत्र का, सब लकड़ी का बना हुआ 64 गो द्वार है। मौर्य सम्राट अशोक ने भी पाटलिपुत्र में समुद्र महलों एवं सभा भवनों का निर्माण करवाया था। कौन महल? सुंदर महल, समुद्र महल नहीं। यार तुम लोग का ध्यान यहाँ पर है। तुम आता क्या खाती है रे? तो अभी अभी तुम्हारा हो गया है टाइम है? आज इतवार को भी तुम्हारा वही बस से जाएगा। आज तो रुक, पहले तो घर पे बात कराओ तब जाना। रुक, अभी पूरा ऑब्जेक्टिव बताएं तब छोड़ो। अभी 1 बजे छुट्टी हुई, चुपचाप बैठ के पढ़ो। हाँ कब? एकदम 1 बजे बता रहा है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र आने वाला चीनी यात्री, क्या नाम था? बयान इस नगर की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने बताया था कि पाटलिपुत्र महल की रचना और निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि किसने कराया है? ये पाटलिपुत्र के महत्व है, पूछेगा तो लिख दीजिएगा यही सब जोड़ जाड़ के। अब आता है बारी ऑब्जेक्टिव की। चलो शुरुआत करते हैं और पूछते हैं एक एक बच्ची से यहाँ से, और इसके बाद में जो नहीं बताएगी उसका टमाटर जैसा लाल करेंगे। खड़ा खड़ा स्टैंड अप, स्टैंड अप। कौन निकल थोड़ी जाएगा? नहीं निकलेगा ना, बैठो रहा। देख, फूट डालकर विजय करने का श्रेय सबसे पहले किस राजा को दिया जाता है? जो ओ में था ना नोट्स में, जो नोट्स में नहीं होगा वो लिखना। देखो दूसरा का लिखल बा, पढ़ल तो हमने ना पढ़े वाला। मृक्ष कटिक के आओ तो पढ़े, आओ तो पढ़े। बोला तो वाह, मृक्ष कटिक की रचना किसने किया? तू बोला था। अच्छा शूद्रक, ये नहीं था नोट्स में? जो जो नहीं है उसको लिख लेना है। यही जो कर रहा है तारे। देख देख बोतल वोतल हो जा। तेरा का जा रहा, भगा भगा भगा। अपने स्वयं के खर्चा पर ये तो था ना, के कैले रहे? सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने, ये भी था। बोला
प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी कब हो रहे? कौन वंश में? कुषाण वंश में। देखो आई क्वेश्चन दूसरा जगह गलत दिया है, इसका आंसर में इसीलिए इसमें लगाया गया है ऑब्जेक्शन में लॉर्ड लगा करके। हाँ समझ रहा ना? हाय देखो, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? भारत का समुद्रगुप्त? भारत का नेपोलियन। गजब हाल है यार, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त। और यूरोप का समुद्रगुप्त बोलती है सब मुंह में, हमारे इसे टाइट बोलोगे हमारे दिल में अगर ठाक दे लगे कर लगे कि हाँ कोई बोला है। वेन संग किसके दरबार में भारत आया था? हर्षवर्धन। कौन? बोलो। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रबंध सातवाहन वंश में जाता है कि भूमि अभिलेख में दिया गया दान? कौन? सातवाहन वंश के सातवाहन काल में। वंश से काल में 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला पहला अभिलेख कभी पढ़े नहीं है। कहाँ से? सागर में बताए नहीं अनु? हाँ एरन अभिलेख सागर है ना, मध्य प्रदेश में भाई। कहा यार किस अभिलेख में अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन है? एबी नोट्स में जवन जवन ना हुई तो लिख लिया। किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्याय प्रयास किया? कौन कहले रहे? देवदत्त कृष्ण राय भंडारकर। मौर्य काल का निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण नमूना है? हो स्तंभ है, यही ना है, क्योंकि स्तंभ से पता चलता है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनान से कब चला? 305 ईस्वी पूर्व में। यहाँ से रिटर्न कब गया? 297 ईस्वी पूर्व में। कैसा साल रहा है? 8 साल। समझ रहे? किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किताब लिखा है, उसकी किताब कैसी किताब है? यात्रा वृत्तांत। क्या है? गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? बोलो बोला ना। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। अशोक का संबंध कौन वंश से नहीं? किस वंश से नहीं है? मौर्य वंश को छोड़कर बाकी कोई आएगा उससे नहीं है। आज अशोक किस धर्म का अपनाया था? इसके दादाजी जैन। दादाजी कौन थे इसके? वाह वाह, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की कृति क्या है? बताओ तो। चाणक्य की कृति क्या है? विष्णुगुप्त की कृति क्या है? चिड़िया एक एक 3 तरीका से पूछेगा। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, तीनों उन्हीं का नाम है। खुला सीखा वाला ब्राह्मण। लोग कह के मजाक उड़ाता है कि ना हो। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में है? चलो हाई क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। बबुआ हमार काम समाप्त है। हीरो टेस्ट लेने वाले हैं, जिसका जबरदस्त तरीका से नंबर आएगा, जबरदस्त तरीका से प्राइज मिलेगा। और वो भी कब मिलेगा? होने वाला है अप्रैल महीना में। जो विगत वर्षों में जो बेहतर रिजल्ट लेकर आया है बच्चे का पुरस्कार वितरण समारोह करने वाला है। और उस दिन बड़े बड़े लोग आएंगे। उस दिन जो 12th में बढ़िया किया उसको भी सम्मानित मिलेगा। इसीलिए हिस्ट्री का जितना दम है दम लगा के पढ़ लो। उसके पहले टेस्ट होगा। टेस्ट होने वाला है लिंग का, टेस्ट होने वाला है हिंदी का, हिंदी व्याकरण, सॉरी हिंदी नहीं, हिस्ट्री का है ना। टेस्ट होने वाला है अंग्रेजी का। हाँ इंग्लिश के 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। नवरत्न किसके दरबार में बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या विक्रमादित्य कहिए, है ना। मेघदूत के रचनाकार कौन है? शायद उस नोट्स में नहीं था, है ना। जो नहीं है लिख लीजिएगा। देखा 24 के पूछा गया क्वेश्चन है। हर हाल में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तुम छूट जाना क्वेश्चन नहीं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस काल से है? कौन काल? समुद्रगुप्त के। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? किस शासक को? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब कैसन मुंह वाला? अच्छा मुंह वाला, मेरे जैसा। कौन बोला हमरा कौआ रे? जी हमरा के कौआ कही भगवान करे के हमरा इस कौआ
रात दिन देखिए, रात के कोनो हसल ऐसा कौआ मिले कि खाली रहिए लगे। हाँ, हाँ। इतना करिएगा नहीं। मेरा दिखते हैं। हाँ मैं दिखी लेना यार। ए देखो कथन कारक वाला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। कथन कारक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको नहीं बुझाया होगा। देखो ये क्या है, कोई नंबर हो। देखो कथन कारक, देखो कथन मतलब स्टेटमेंट, कथन मतलब स्टेटमेंट। कथन कारक कौटिल्य का अर्थ सुनो, है समझा सही नहीं बुझाइए को क्वेश्चन आएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। बात सही बाकी ना? सही है, बात सही है तो सही हो गया। यानी कथन ए हो गया, कारक कह रहा है, रीजन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। सुना, कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, इहो बात सही बा कि ना? बात सही है ना? अब सुना, हाई हो गया कथन, हाई हो गया कारक। तो ये जो कथन दिया है कौटिल्य के बारे में, तो कौटिल्य के बारे में नीचे वाला जो पद है वो व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बता रहा है ना। तो देखो यानी कथन का जो आंसर रहता है रहता है 4 गो, ए और आर दोनों सही है। ए भाई नहीं का भाई आर, तो ए और आर दोनों क्या है? सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, जो आर है नीचे वाला है आर हो गया। ये ए के बारे में व्याख्या कर रहा है कि नहीं? अरे बबी कहा था कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो कौटिल्य के बारे में व्याख्या है या आर वाला टॉपिक है नीचे वाला कर रहा है कि नहीं? तो बारे में जानकारी दे रहा है ना। तो उस तरीका का आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही। सुन लो बी नंबर बताया था, नहीं ए आर दोनों सही है, ए और आर दोनों का रहित सही रहित, लेकिन आर जो रहित तो नीचे वाला ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर का होता बी। जैसे मान लो यहाँ पर दे दे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, यहाँ पर हम दे देते, सुन लो यहाँ पर लिखा रहता कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल का सबसे महानतम शासक था, तो यानी ये भी तो बात सही है। लेकिन ऊपर वाला के बारे में व्याख्या थोड़ी कर रहा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा है, लेकिन बात क्या है? सही है। तो ओकरा हिसाब से कौन ऑप्शन सही होता है? कौन? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर का सही होता है? बी होता है। जब इस तरीका का स्टेटमेंट रहता है, हम एक बार लिख करके आपको इसको बता देंगे आर ए वाला। नहीं समझ आया? हाँ ये सब ऑप्शन है ना, ए सत्य है, आर देखो ए हाई देखा यही जा क्वेश्चन देखिए, हाई सेम ए वाला हाई बा, आर वाला हम देते के विष्णुगुप्त को चाणक्य नहीं कहा जाता है। कहा भाई? आर बोला। पहला है कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक, यही वाला जानकारी मिलती है, यही दुगो है बोलता है। मैं कौन आंसर सही तो ए सत्य है, परंतु आर का हो जाए असत्य हो जाए। अब देखो, अब ए असत्य है और आर सत्य। अगर हिवा हम दे देती कि कौटिल्य का लेखक सॉरी अर्थशास्त्र का लेखक कालिदास है, ऑप्शन नंबर ए में कथन ए में दे देते कि अर्थशास्त्र का लेखक कालिदास है, नीचवा ऑप्शन नंबर बी में दे देते कि और बी नंबर में दे देते कौटिल्य मौर्य वंश का प्रधानमंत्री था, तब बोला तब ऑप्शन नंबर का हुई डी। काहे कि ए नंबर का है गलत हो गया, क्योंकि जो है हम कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कालिदास है। कालिदास है हो नहीं है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है ना। कालिदास रघुवंश महाकाव्य लिखे, समझ रहे ना। तो इस तरीका का क्वेश्चन आता है, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन वाला कथन वाला बनाया जाता है। बात समझ में आ गया? तब देखिएगा, मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में आया था, सही बात है। कब आया था बताओ, कब आया? ये स्टेटमेंट है। मेगास्थनीज ग्रीक था, ग्रीक समझ रहा ना, बोलो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आइए ना, है मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में आ रहे हैं, तो पहला ए नंबर तो पहले गलत हो गए। बोलो सब गलत भाई कि ना। मेगास्थनीज किसके दरबार में?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, लेकिन दिया का है तो पहला गलत हो गए। दूसरा नंबर सुना क्या कहता है, मेगास्थनीज ग्रीक था, सही बात है, ग्रीक था ना, यूनानी था। तो देखो ये क्या है, ए आर दोनों सही है, तो ए तो पहले गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 हट गए। बी नंबर ए और आर दोनों सही है, ए कहाँ से सही है, ए भी गलत। सी नंबर ए सत्य है, एक घोड़े में से सत्य है, ए पहले ही गलत है, गलत हो गया। ए सत्य है, आर ए असत्य है और आर क्या है, सत्य है, सही है ना। ए जो रहा तो असत्य रहा, गलती रहा, आर क्या बा सही बा। तो इस तरीका का आपको आता है कथन और कारक वाला, तो इस तरीका का बनाना। हाँ तो बोर्ड में ना आवेला तो दीवार पर आवेला। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन, आपको आंसर में ना बी नंबर दिया होगा, जो इस भी पीढ़ी में गलत है, लक्षणाध्यक्ष सही है ना, ये में सही लगाया गया, सब सही है। तनु का ये नोट्स है। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चलो, धाम महामात्रो किसने नियुक्त किया था, वो अर्थशास्त्र में इंडिका किस राजवंश की जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। 16 महाजनपद में शक्तिशाली दूसरी शताब्दी पूर्व में दूसरी शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सातवाहन वंश, पश्चिम और दक्कन का भारत, समझ रहा ना। हाई वाला नोट्स में नहीं था, इसको लिख लीजिएगा। और आंसर इसका गलत दिया हुआ है, इसलिए देखो यहाँ गोल करके सही किया गया है। और सच के लेखक कौन थे, विष्णुगुप्त। एक भी टिक लगवाए, एक भी कहीं से गलत नहीं है, सब सही है। चलो, वाजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, गणतंत्र, ठीक है। जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है, जहाँ लोग घर, ये तो था में, है ना। निम्न से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किया, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, कौन, पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के वही पिता है। समझ गए। एक क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, बुझा गया ना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना क्या किया, देखो यहाँ तुम भी बबी यही ना क्वेश्चन पूछी थी कि सर ऑप्शन नहीं है। देखो हाई उदय भद्र कहे तो उदाइन कहे तो दोनों एक एक आदमी का नाम है, समझ रहे ना। घर पर तुमको आशी और भी मम्मी कुछ नाम से जानती होगी, कौन नाम से बोलती है, बता दो, बोल दो, बोलो बोलो। तो वही है आंसर में, अजातशत्रु दिया है जो गलत है ना, उदय भद्र लगाना, ठीक है। देखो तो लगाया ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ बा हो, पाकिस्तान में। फायान किसके दरबार में भारत है, चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, विक्रमादित्य कहिए, बुझा गया ना। चंद्रगुप्त द्वितीय कहेगा, विक्रमादित्य कहेगा, कोई दिक्कत है बाबू। हाई देखो, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहेगा समुद्रगुप्त को, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन, यूरोप का समुद्रगुप्त, भारत का समुद्रगुप्त, मतलब भारत का समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन कौन। अगर ये क्वेश्चन अगर ना याद बने समझिए लो। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, राज्यारोहण मतलब कब गद्दी पर बैठा था, 78 में, 78 में है ना कनिष्क। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कौन था, कहाँ का, यूनान का। और कितना क्वेश्चन बाबू। धाम की शुरुआत किसने किया, ऐसा बता दे बनी। कलिंग की लड़ाई कब, 261 में। मुद्रा अक्षर की रचना बहुत भी आई बा, पहला भी चैप्टर में था नोट्स में। मगध साम्राज्य की स्थापना के कैलाश, शक संवत का प्रारंभ किसने किया, अरे यही ना कहने कनिष्क जो है शक संवत के अपन शुरुआत कैलाश। तब अंगुत्तर निकाय के अनुसार, बबी है क्वेश्चन नहीं खे कहीं नोट्स में नहीं है, लिख लिया लो। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितने थे, बस 16 को तो महाजनपद है, लेकिन अंगुत्तर निकाय शायद नहीं है, था क्या उसमें, नहीं था ना, तो इसीलिए हाँ अंगुत्तर निकाय बाबू, अकॉर्डिंग टू अंगुत्तर निकाय नाम है जो कि अकॉर्डिंग उसके हिसाब से। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब से, 320 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व, सही है, ठीक है, यही है। कहीं कहीं 97 देता है, कहीं 98 देता है, 98 सही है, ठीक है ना। विक्रमादित्य के उपाधि किस सम्राट ने, वो बाबू पहले के बुक में ढेर गलती बात याद रखिए, सुधार ली है ना, वो पुराना वाला है, बहुते गलती है, उससे ज्यादा याद मत करना, नहीं तो पुल भर जाएगा।
बहुते गलत है। और वो तो में कम है इतिहास है, पॉलिटिकल लेवे तो ढेरे गलती निकल जाए। इसीलिए नोट्स अपन खुद से बनवाए, क्योंकि बहुत गलती इस सब का बेस्ट था तो पूछ लो कि कितना दिक्कत होता था पढ़ाने में, है ना। बहुते सुधार करवाया, बहुते। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने लिया? यही ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ना राजा विक्रमादित्य कहा जाता है। चलो, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? वेन सांग किस देश का यात्री था? निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? बताओ भाई, देखो विकल्प कहाँ दिया हो? मैचिंग वाला कहाँ है? अच्छा, नीचे है। देखो, 1 नंबर सही बात, 3 नंबर सही बात, 4 नंबर सही बात। तमिलनाडु में चोल वंश, तमिलनाडु में तमिलनाडु में चोल, 1 के बाद 2। वारंगल में होयसाल, वारंगल में होयसाल, एक बाद में क्या बात? 4। उड़ीसा में गजपति, उड़ीसा में गजपति। दक्कन में सुल्तान दिया है, जो गलत है। दक्कन में कोई और है, ठीक है। निम्न में से राजवंशों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या चीज? सबसे पहले कौन वंश? नंद वंश, घानानंदवा। घानानंदवा के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद कौन आएगा? शुंग आएगा, शुंग के बाद गुप्त। तो पहले 1 3 2 4, 1 3 2 4 बुझा गल। यही आवेला एग्जाम में क्वेश्चन, टिक चिक टिक। देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय या उपाधि किसको दिया गया है? अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांत का उल्लेख? 4। 4 को प्रांत बताइए ना नीनू, वही वाला। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल का, है ना। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। 1-2 चीज बताना है, थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा।